कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाएं, कह दो चुनौतियों से थोड़ा और कठिन हो जाएं, आजमाना चाहते हो गर हमारा हौसला तो कह दो इन आसमानों से थोड़ा और ऊपर हो जाएं। दोस्तों, तूफान जब भी चट्टानों से टकराती है तो वो अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन आप अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, ये जो मुश्किलें, ये जो परेशानियां होती है ना, ये सबसे पहले आपके जीवन में आएंगी, फिर आपके रास्ते में आएंगी। सबसे पहले ये आपको परेशान करेंगी, फिर आपको तोड़ेंगी और तोड़ने के बाद फिर बिखेरेंगी। लेकिन दोस्तों, जब तक बिखरोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं। इसलिए दोस्तों, एक कदम ही सही लेकिन अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। दोस्तों, वो दिन जरूर आएगा जब कामयाबी अपने दरबार पे आपको जरूर बुलाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, इन परेशानियों को इग्नोर करते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि दोस्तों आपके घर वालों को ना आप पे काफी उम्मीद है। इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत दोस्तों, अपने हौसले को बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये है प्रतिरोध का न्यूमेरिकल प्रश्न। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एक ऐसा पार्ट जिसे कहते हैं न्यूमेरिकल, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं दोस्तों जिनमें तो हद ही हो गया, जैसे कि डीएमआरसी। इसमें दोस्तों बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, इनमें दोस्तों ये इतने पावरफुल होते हैं कि ये स्टूडेंट का सिलेक्शन तक रोक देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बाजी पलट चुकी है। अब बाजी पलट चुकी है दोस्तों। इनको जितना परेशान करना था विद्यार्थियों को, ये कर चुका। अब दोस्तों बारी हमारी है, अब परेशान हम करेंगे इसको। तो चलिए दोस्तों, कलम अपने हाथ में और नोटबुक अपने साथ में रखिए और इन प्रश्नों का सामना करते रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो चुका है। दोस्तों, इस क्लास को अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों तक शेयर करें और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम न्यूमेरिकल प्रश्नों का भंडार लगाने वाले हैं। सभी टॉपिक से मैं न्यूमेरिकल्स के प्रश्न आपको कराने वाला हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी अनंत बस बार जिसका क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र कितना है, 100 mm है ना, और इसकी कुल लंबाई है 10 मीटर तथा इसका प्रतिरोधक प्रकृति 5 ओम है, इसके चालकता के मान का पता लगाइए। चालकता को किससे दर्शाते हैं माय डियर? उसको हम सिग्मा से दर्शाते हैं। तो देखिए, लेकिन हमें तो पता है कि R बराबर रोह गुणे एल, आर बराबर रोह गुणे एल बटा ए होता है। देखिए, ये जो रो होती है ना दोस्तों, ये सिग्मा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सिग्मा की ये व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। अब देखना, अब यहां से हमें एक और सूत्र बनता है कि R बराबर L, इसका गुणा कर दीजिए एक का L के साथ में, और A और A इसका गुणा करिए, है ना, A गुणे सिग्मा, सॉरी इसका A गुणे सिग्मा। अब ये आपके पास एक सूत्र निकल के आ गया। अभी फाइनल सूत्र नहीं निकला है। अब देखिए, सिग्मा हमें पूछा गया है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, L गुणे 1 बटा R गुणे ए, है ना। ये आपका फाइनल सूत्र है। यही फॉर्मूला दोस्तों आपको उस पॉइंट तक ले जाएगा जहां पे छुपा हुआ है आपका आंसर। देखिए, सिग्मा बराबर क्या है, एल, लंबाई इन्होंने कितना दे रखा है दोस्तों, ये 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर। लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, वो 10 मिलीमीटर है। दोस्तों, जब भी आप एग्जाम में इसको सॉल्व करें ना, ऐसे प्रश्न को, तो आप छोटी से छोटी संख्या में उसको कन्वर्ट करें। तो छोटी लंबाई कौन सी है, वो है मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में बदलने के लिए इस 10 मीटर को हमें 1000 से गुणा करना होगा। ठीक है, गुणे 1 है। चलिए आगे, R का मान कितना दे रखा है, 5 ओम। 5 ओम गुणा A कितना है दोस्तों, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 mm। 100 mm क्लियर है। यहां से देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, है ना, और 5 दूनी 10, 2 और 10 दूना 20, कितना आ गया, 20 साइमन प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 20 साइमन प्रति मीटर। दोस्तों, ये डीएमआरसी का ही क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों कुछ नहीं कहा जा सकता। ये घूमते फिरते ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा, और दोस्तों आपको वहां पे मुकाबला करना होगा डट के, और वो भी अकेले। इसलिए आप भी प्रैक्टिस करते रहें, साथ ही साथ मेरे दोस्तों आपको भी अपना कलम चलाते रहना है, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना दोस्तों, वो अभी घर बैठे ही कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाए और एग्जाम में ना दोस्तों आप सीधा डायरेक्ट हमला करना इसके आंसर पे। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एल्यूमिनियम की जो प्रतिरोधक मान इन्होंने दिया है वो कितना है, 2.25 गुणे 10 की घात -6 ओम मीटर है। तो 1000 मीटर लंबी चालक जिसकी मोटाई है 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर है, प्रतिरोध का मान निकालें। वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, है ना, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, R बराबर रोह गुणे L बटा A, यही तो फॉर्मूला है दोस्तों। अब देखिए एक काम कीजिए, यहां पे भी मीटर दे रखा है इन्होंने और यहां पे भी मीटर है। आप दोस्तों इसको मीटर में ही सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए 2.25 गुणे 10 की घात -6 गुणे, है ना, कितना है, अब क्या लिखना है आपको, लंबाई। लंबाई कितना है 1000 मीटर, तो 1000 मीटर। क्लियर है, ठीक है। आगे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 1.5 mm स्क्वायर, 1.5। आप mm को जब मीटर में बदलेंगे ना तो दोस्तों इसको गुणा करना पड़ेगा 1/1000 से। किससे, 1/1000 से। आप यहां पे देख रहे होंगे कि ये स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए आपको एक बार और 1/1000 लिखना होगा। क्लियर है। अब यहां से देखना दोस्तों, जब आप इस 1000 को ऊपर ले जाएंगे और इसको भी 1000 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे 1000 गुणे 1000 हो गया, है ना, 1000 गुणे 1000, ये भी ऊपर चली गई। अब ये यहां से हट जाएगी, यहां से ये हट जाएगी। अब देखना यहां से, अब आएगा दोस्तों मजा। देखिए कुछ कट रहा है क्या, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 0, तो ये 10 की घात -6 गया, खत्म। ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर आप काटते हैं तो नीचे आएगा 100, तो ये 2 0 और ये 2 0 हो जाएगी कट। क्लियर है। कितना बचा दोस्तों, 225 और यहां पे अभी 1 0 है ना, 225 1 0, ये नीचे कितना आएगा 1.5। पॉइंट को काटेंगे तो 1 0 ऊपर और दे दीजिए। ठीक है। आगे देखिए कितना होगा, अब इसका आपको भाग देना है। देखिए 15 का एक बार गुणा करिए तो 15 का एक बार करेंगे तो 15 होगी, है ना, बचेगा कितना 7। इस 5 को काट के ऊपर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 75। 15 × 75, है ना, 1 0 यहाँ पे है तो 1 0 यहाँ पे लगाइए, कितना हो गया 150। कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है, 150 ओम, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रश्नों का सामना करना है आपको और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए आगे बढ़िए। एक समान रेटिंग के 6 लैंप आपस में सीरीज क्रम में जुड़कर प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं और पावर P को एक साथ अलग करते हैं। यदि इन्हीं लैंपों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो लैंप की पावर कितनी हो जाएगी, जो लैंप की शक्ति है ना, ये कितनी हो जाएगी। देखिए एक बार हमें ना इस प्रश्न को सीरीज में ज्ञात करना होगा, इसके पावर को फिर समांतर में ज्ञात करना होगा। लैंप कितने हैं दोस्तों, 6 लैंप। पहले हम सीरीज के लिए सर्किट बनाते हैं। आपको ये मान के चलना है कि जो 6 लैंप है ना, सभी लैंपों के दोस्तों 1 ओम का प्रतिरोध है ना। तो 6 लैंप बनाइए, एक प्रतिरोध एक लैंप के लिए, दूसरी प्रतिरोध दूसरे लैंप के लिए, तीसरी प्रतिरोध तीसरे लैंप के लिए, ये चौथी, ये 5वीं, ये है 6वीं। ठीक है, 6 लैंप हो गया। इसको आप क्या करिए, एक सप्लाई वोल्टेज के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए। आप दोस्तों अपने से मानना है कि सोर्स वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि इसमें तो दे नहीं रखा है। आप मान के चलिए Vs का मान लीजिए 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ इस लैंप को, 6 लैंप को दोस्तों हम सीरीज क्रम में जोड़ दिए हैं। सबका मान कितना है 1 ओम, प्रतिरोध का मान 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। ठीक है। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, पावर का, P बराबर V गुणे I, P बराबर V गुणे I। इसमें देखिए I तो आपको पता नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, I ज्ञात करना होगा। I बराबर होता है V बटा R, है ना। वोल्टेज तो आपको पता है 12 वोल्ट, लेकिन रेजिस्टेंस आपको जोड़ना पड़ेगा। 6 ओम के रेजिस्टेंस हैं, सीरीज में कनेक्ट है ना, 12/6 कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 2 एम्पियर करंट आएगी, यानी कि इसमें जो करंट प्रवाहित हो रही है
I बराबर कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, है ना। अब यहां से आप पावर निकाल सकते हैं। P बराबर वोल्टेज है दोस्तों 12 वोल्ट और करंट चल रही है 2 एम्पियर, 12 दूनी 24, पावर कितना आ गया 24 वाट। जब इसको सीरीज में हम जोड़े हैं, अब हम इसको समांतर में जोड़ते हैं। तो समांतर में जोड़ने के बाद देखिए, समांतर में जोड़ने के बाद क्या आता है, 6 हमारे पास लैंप हैं, एक ये दूसरी लैंप, ये रही आपकी तीसरी लैंप, और इसी के साथ में चौथी और पांचवी और इसके साथ में छठवीं भी लैंप है ना। इसको आपको समांतर क्रम में जोड़ देना है, इस प्रकार से समांतर क्रम में जोड़िए। इसको आप वोल्टेज को दोस्तों वही रहने दीजिए 12 वोल्ट ही, और इन लैंपों को 12 वोल्ट की सप्लाई सोर्स के साथ जलाते हैं। अब देखना सभी लैंप का प्रतिरोध है ना। अब इसमें दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, इधर देखिए हम पावर ज्ञात करेंगे। P बराबर क्या होगा V गुणे I हमें फिर निकालना पड़ेगा, I बराबर V बटा R, है ना। वोल्टेज तो अपन को पता है 12 वोल्टेज, लेकिन प्रतिरोध नहीं पता दोस्तों, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे ना तो एक ही एलसीएम आएगा, है ना, और एक का एक में भाग देना है, और लैंप कितने हैं 6, तो आप एक एक का गुणा प्लस करते जाइए, जोड़ते जाइए, है ना। 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ जाएगा, एक का सॉरी ये कितना हो जाएगा 6/1। अब इसको उल्टा खड़ा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/6, है ना। अब इसको भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, भाग तो जाएगा नहीं, 0 लगाना पड़ेगा, हो जाएगा 10, एक बार भाग जाएगी, कितने बार 0.1, है ना। 6 एकम 6, बच गया 4, इस बच गया 4, कितना हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, एक और 0 लेंगे तो हो जाएगी 40। अब कितने बार जाएगी दोस्तों, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छका 36, यानी कि 0.16। ये क्या निकल के आ गया, प्रतिरोध का मान निकल के आ गया। तो 0.16 यहां पे रखिए। आप जब इस पॉइंट को काटेंगे ना तो ऊपर 2 0 और लगा दीजिए। अब इसको दोस्तों सॉल्व कीजिए, 1200/16, है ना, 1200/16। अब देखना यहां पे कितने बार भाग जाएगा, कितने बार भाग जा सकती है, 16 सत्ते 112, कितना 112, है ना, 16 सत्ते 112, 7 और 108 हो जाएगा, है ना। 120 में 112 घटाएंगे तो 8 बचेगी, 80, 16 पंचे 80, कितना निकल के आ गया करंट 75 एम्पियर। अब हम पावर निकाल सकते हैं। P बराबर वोल्टेज है कितना 12 वोल्ट गुणे करंट हमें कितना मिल गया 75 एम्पियर, है ना, कितना मिल गया 75 एम्पियर। अब देखना दोस्तों यहां से आप इसको गुणा करिए, 12 पंचे 60, 0 लिखिए, 6 आपको हासिल रखना है, 12 पंचे 60, है ना, 12 से 84, 84 6 90, कितना हो गया 900। अब देखिए दोस्तों P1 बराबर कितना मिला था 24 वाट, P2 बराबर कितना मिल गया 900 वाट, 900 वाट, है ना। ये किस में मिला है, ये सीरीज क्रम में जब लैंप को जोड़े हैं तब मिला है, और ये मिला है दोस्तों समांतर क्रम में, है ना, समांतर क्रम में। अब देखिए 900 और 24, इसके बीच में डिफरेंस कितना है ये आपको देखना है। अगर 900 में आप 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 876, है ना, 876 ही बचेगी ना, 876 ऑप्शन है दोस्तों, 876 ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट आंसर होगा। तो जब आप लैंप को सीरीज में जोड़ेंगे तो पावर रेटिंग दोस्तों कम होगी, और जब समांतर में जोड़ेंगे तो लैंप की जो शक्ति है ना वो बढ़ जाएगी। कितना बढ़ रही है देखिए 876 वाट, जो कि बहुत अधिक होती है 876 वाट। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यही करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए दोस्तों इस क्लास को शेयर करते रहे, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की ये जो जिम्मेदारी है ना दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है ना। चलिए, यदि 500 वाट तथा 100 वाट का एक इंकेंडिसेंट लैंप जिनको एक समान पावर सप्लाई वोल्टेज दिया गया हो तो उनका प्रतिरोध कितना होगा। यह क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था, यूपी आर्विनल की जो पिछले बार एग्जाम हुई थी उसका ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना। यदि 500 वाट और 100 वाट का इंकेंडिसेंट लैंप जिसको एक समान पावर सप्लाई वोल्टेज दिया गया हो उनका प्रतिरोध कितना है। प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। देखिए P बराबर क्या होता है V² बटे R। हम 500 वाट वाले लैंप के लिए
ज्ञात करते हैं तो P1 और यहाँ पे R1 हो जाएगी। क्लियर है। अब देखना दोस्तों, हमें क्या ज्ञात करना है, उनका प्रतिरोध ज्ञात करना है ना। तो R बराबर क्या हो जाएगा इस सूत्र के अकॉर्डिंग, V² बटे P1 है ना, V² बटे P1। ये किसके लिए हो गया, ये 500 वाट लैंप के लिए हो गया। इसी प्रकार से 100 वाट लैंप के लिए भी होगी। क्लियर। देखिए R1 बराबर कितना है, वोल्टेज कितना है, हम मान के चलते हैं दोस्तों, अपने हिसाब से मान लेते हैं कि जो पावर सप्लाई वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। सॉरी, ऐसा नहीं होगा, इसको आपको वज्र गुणा करना पड़ेगा, इसको आपको वज्र गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगी, देखिए वोल्टेज तो दोनों को एक समान दिया जा रहा है, चाहे वो 500 वाट वाला लैंप हो या 100 वाट वाला लैंप हो, दोनों को एक समान वोल्टेज दिया जा रहा है। तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, V², वोल्टेज क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, है ना। तो इसको जब वज्र गुणा करेंगे दोस्तों तो P1 गुणे R1 आएगी, P1 गुणे R1। इसी प्रकार से जब P2 का मान रखेंगे 100 वाट के लिए तो इसका भी इसी प्रकार से फॉर्मूला बनेगा। तो बराबर क्या आ जाएगा, P2 गुणे R2, है ना। नहीं समझ में आया, दोबारा समझाते हैं। देखिए ये P1 के लिए है, अब P2 के लिए ज्ञात करते हैं। P2 बराबर क्या होगा, V² बटे R2 बराबर, है ना, V² बटे R2 बराबर, जब R2 निकालेंगे आप यहां से तो क्या बन जाएगा, V² बटे R2। अब इनका आपस में वज्र गुणा करना है, इनका आपस में वज्र गुणा करेंगे तो इनमें भी यही आएगा, यही आएगा V² बराबर P2 गुणे R²। तो इसमें दोस्तों एक चीज कॉमन आपको दिखेगी कि V² कॉमन दिखेगा, तो P1 गुणे R1 हो जाएगा, P2 गुणे R2 हो जाएगी, है ना। अगर दोस्तों P1 का मान हम देखें तो 500 वाट है, कितना है, 500 वाट गुणे R1, है ना, बराबर P2 कितना है, 100 वाट गुणे R2 गुणे R2। अब देखिए ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो जाएगी कट, बचेगा क्या, 5 गुणे R1 बराबर 1 गुणे R2। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 R1 बराबर 1 R2, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। अब देखना दोस्तों, अब यहां से देखिए जो प्रतिरोध का मान है ना वो कौन से लैंप में अधिक होगा, जिसकी पावर रेटिंग अधिक है उसमें प्रतिरोध अधिक होगा या फिर जिसकी पावर रेटिंग कम है। तो जो पावर रेटिंग दोस्तों अधिक है वहां पे आप देखिए R1 में कितना है, 5, प्रतिरोध का मान कितना है, 5 ओम, और R2 वाले पे कितना है, 1 ओम। यानी कि पावर रेटिंग, बल्ब की जितनी पावर रेटिंग कम होगी उतना ही उसका प्रतिरोध भी कम होगा, और जिसकी पावर रेटिंग अधिक होगी उसका प्रतिरोध का भी मान अधिक होगा, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट होगा, 5R1 बराबर 1 R2। क्लियर है। चलिए अब देखिए दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका आंसर आ रहा है या आपका आंसर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो दोस्तों क्यों नहीं आ रहा है वो चेक करना है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, आपके हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। अगला देखते हैं कि किसी तार का प्रतिरोध जिसका मान R हो, यदि उसे खींचकर उसके वास्तविक लंबाई में n गुना वृद्धि किया गया हो तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा। अब देखते हैं दोस्तों, आप एक चीज को ध्यान रखना, यहां पे क्या लिखा गया है कि खींचकर हम इसको बड़ा कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि एक तार है, एक तार है ना, कि क्या है, एक तार है। देखिए ये एक तार है, यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई है, कितना है लंबाई, कितना है दोस्तों, लंबाई n गुना है। आप इसको एक काम करिए, पकड़िए और इसको और खींचिए, तो इसको और जब खींचेंगे तो n गुना और खींच दीजिए, कितना, n गुना और खींच दीजिए। तो जब n गुणे n करेंगे तो कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा, कितना होगा, n²। लेकिन जो प्रतिरोध का मान है वो R है, हमें यही तो ज्ञात करना है, हमें यही तो ज्ञात करना है। तो n² हो गया, कितना हो गया, n²। तो प्रतिरोध कितना हो गया, n², है ना। RN² लिखिए या फिर n² R लिखिए, दोनों यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए दोबारा समझिए कैसे कैसे हुआ। आपके पास एक तार था, मान के चलिए ये जो पेन है ना ये एक तार है, ये तार की लंबाई कितना है, n गुना है, n मीटर लंबाई है ना। n ये पेन है,
यहां से लेकर के यहां तक की इसकी जो लंबाई है ये कितना है, n मीटर है। इसको आप खींच कर बढ़ा रहे हैं तो आपने और खींच कर बढ़ा दिया तो इसकी लंबाई में n गुना और वृद्धि होगी। पहले से ही n गुना थी, अब n गुना और होगी तो 2n हो गई, यानी कि n स्क्वायर हो गया ना। क्या हो गया, n स्क्वायर। तो वो जो प्रतिरोध का मान है वो कितना हो गया, n स्क्वायर, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, n स्क्वायर r। ऑप्शन नंबर यही आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहां से ना भांति भांति प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको प्रश्न में सबसे पहले यह देखना होगा कि जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है ये क्या कह रहा है कि तार को खींचकर लंबाई बढ़ा रहा है या फिर पहले से ही लंबाई उतना है। अगर आपको ये बोले ना कि खींचकर लंबाई बढ़ा जा रहा है तो एक कॉन्सेप्ट सुनना। अगर आपको कहे कि खींचकर तार की लंबाई को 2 गुना करते हैं तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगी, है ना। अगर 3 गुना लंबाई है, अब इस 3 गुना लंबाई को खींच कर लंबा करते हैं तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगी, है ना। अगर 4 गुना है और खींच कर लंबा करते हैं तो 16 गुना हो जाएगा, यानी कि ये वर्ग में बढ़ेगा। किसमें, वर्ग में बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं ना n स्क्वायर है। क्या है, n स्क्वायर। अगर n के जगह पे आप इसको रखेंगे 2 को, 2 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, 4 गुना प्रतिरोध, है ना। और यहीं पे 3 का अगर स्क्वायर रखेंगे तो कितना आएगा, 9 गुना प्रतिरोध। ऐसे ही अगर 4 का रखेंगे तो 4 गुना 4 4 16 गुना प्रतिरोध। तो इस प्रकार से प्रतिरोध का मान बढ़ता है जब आप उसको खींच कर बढ़ाते हैं, और जब वैसे ही बढ़ाते हैं दोस्तों तो जितने इसकी लंबाई उतना उसका प्रतिरोध, फिर आपको प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए कि कोई हीटर कॉइल 2 सेकेंड में 20 जूल का ताप उत्पन्न करती है। यदि कॉइल का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उतने ही समय में कितना ताप उत्पन्न करेगी। देखना दोस्तों, उतने ही समय में कितना ताप उत्पन्न करेगी ये आपको देखना है। सूत्र होता है H बराबर R स्क्वायर I स्क्वायर RT, है ना, I स्क्वायर RT। यहां से आप देखिए जो H है ना ये क्या है, ताप है। ये दोस्तों करंट के भी समानुपाती है और ये H R के भी समानुपाती है और यही H T के भी समानुपाती है। किसके, T के समानुपाती। अगर आपने कॉइल का प्रतिरोध दोस्तों आधा कर देंगे, कॉइल का जो प्रतिरोध है इसको क्या कर दिया आपने, 1/2 कर दिया, तो H भी कितना हो जाएगा, 1/2। ध्यान से सुनना, 20 जूल उत्पन्न हो रही थी ताप, अब 20 जूल कितना होगा, अब ये घट के कितना हो जाएगा, 10 जूल, है ना। अब 10 जूल हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इसका आंसर होगा 10 जूल। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपका ताप है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों, वो प्रतिरोध पे भी डिपेंड कर रहा है, और कितने समय तक आपने करंट उसमें प्रवाहित किया उस कॉइल में, उस पे भी निर्भर कर रही है, और करंट के वर्ग के मान पे निर्भर कर रही है। तो ये जो H है ना, ये जो ताप है, ये इन तीनों फैक्टर पे निर्भर कर रहा है। इसलिए अगर इन तीनों में से आप हाफ करते हैं तो दोस्तों ये इसकी जो उष्मा है ना वो भी हाफ हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला देखिए, 10,000 वाट के 10 हीटर सिंगल फेज सप्लाई के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनकी तापक क्षमता में वृद्धि करने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ा जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको ना आप सॉल्व तभी कर सकते हैं जब इसको आप एक बार सीरीज में जोड़ेंगे और एक बार समांतर में जोड़ेंगे। जो हीटर दिया गया है सबसे पहले हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं। कितने हीटर हैं, 10 हीटर हैं, ठीक है। इन हीटर का आप प्रतिरोध अपने हिसाब से ले लीजिए, 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9, ये 10। ये 10 क्या है दोस्तों, हीटर के कॉइल हैं, है ना, हीटर के कॉइल हैं। इनको आप जोड़िए, इनको आप जोड़ दीजिए, आप अपने हिसाब से ले लीजिए दोस्तों। ये क्या बोल रहा है, सिंगल फेज सप्लाई। तो चलिए, जो सिंगल फेज में वोल्टेज का मान होता है 220 वोल्ट हम ले लेते हैं। कितना, 220 वोल्ट। आप मान के चलिए अपने हिसाब से इनके प्रतिरोध का मान रख सकते हैं। कुछ भी मान रखेंगे दोस्तों आंसर करेक्ट आएगा। हम रख लेते हैं 10 ओम, 10 ओम, यानी कि सब का मान कितना है, 10 ओम, है ना, जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पावर निकालना होगा। तो देखिए, इसमें जो आपको फॉर्मूला लगाना होगा वो है दोस्तों P बराबर I स्क्वायर R। इस फॉर्मूला से आप पावर ज्ञात करेंगे। अब देखना,
इसमें सबसे पहले ना आपको करंट निकालना होगा, क्योंकि आपके पास करंट तो है नहीं। तो करंट निकालने के लिए क्या सूत्र लगाना होगा, I बराबर V बटा R, है ना। वोल्टेज तो आपके पास है, तो इन प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना होगा, क्योंकि सीरीज में प्रतिरोध हमेशा जुड़ता है। तो देखिए वोल्टेज तो हो गया 220 वोल्ट, और जो प्रतिरोध है जुड़ के कितने हो जाएंगे, 100 ओम, है ना। कितना होगा, 100 ओम। 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कटेगा, यहां पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 22 एम्पियर। कितना आएगा, 22 एम्पियर, सॉरी एक ही जीरो कटेगी, एक से एक जीरो कट जाएगी, है ना। 2.2 एम्पियर करंट आएगी। इसमें जो विद्युत प्रवाह हो रहा है, लिखिए जो इसमें करंट बह रही है ना, वो 2.2 एम्पियर ही करंट प्रवाहित हो रही है। क्लियर। अब हमें करंट मिल गया, पावर निकाल सकते हैं। I स्क्वायर 2.2 का आप स्क्वायर रखिए, और प्रतिरोध कितना है दोस्तों, रेजिस्टेंस है 100 ओम, है ना। अब देखिए जब 2.2 का आप वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 4 84 4.84, है ना। यही होगा इसका वर्ग, 2.24 का, सॉरी 2.2 का वर्ग का। क्लियर है, ये होगा 4.84 गुणे 100। आप इसको जब हल करेंगे तो आएगा 484 वाट। कितना आएगा, 484 वाट। अभी देखिए हमने इसको सीरीज में जोड़ा है तो 484 वाट आ रहा है। अब इसको समांतर में जोड़ते हैं। देखिए आप उन्हीं 10 प्रतिरोधों को आप एक बार समांतर में जोड़िए। 2, ये रही आपकी तीसरी, और इसी के साथ में चौथी, और 5वीं भी इसी में है दोस्तों, 6वीं और 7वीं, 8वीं भी कहीं नहीं गया, इसी में है, 9वीं, और ये रहा आपकी 10वीं। ये 10 हीटर के कॉइल हैं जो कि समांतर क्रम में जोड़े जा रहे हैं। इनको दोस्तों सिंगल फेज सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर दीजिए, सिंगल फेज 220 वोल्ट के साथ में, है ना। कितना, 220 वोल्ट में, और सबका मान कितना है, 10 ओम। सभी हीटर का जो कॉइल है उनमें जो प्रतिरोध का मान है वो कितना है, 10 ओम। इनका एलसीएम निकालेंगे ना दोस्तों तो 10 ही आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। देखिए एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखिए 10 हीटर के कॉइल हैं, आप इन हीटर का जो प्रतिरोध दिया है ना, इन प्रतिरोधों को आप भाग दीजिए, इस गुणा करिए इस 10 से, तो कितने कितने बार में जाएंगे, एक बार में जाएंगे, है ना। कितने बार में, 10 का 10 में गुणा करेंगे कितने बार जाएगा, भाग देंगे कितने बार जाएगा, एक बार, है ना। 10 1 + 1 + 1, ऐसे ही 10 बार आप रखिए, तो टोटल फाइनली कितना हो जाएगा, 10/10, यानी कि 1। इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना हो रहा है दोस्तों, टोटल रेजिस्टेंस हो रही है 1 ओम, है ना। कितना हो रहा है, 1 ओम। हमें प्रतिरोध का मान मिल गया। अब हम यहां से ज्ञात करते हैं, P बराबर I स्क्वायर R, है ना। तो यहां से हमें करंट मिल जाएगा ना। वोल्टेज कितना है, 220 का 220 वोल्टेज है, और प्रतिरोध कितना है, 1। करंट कितना चलेगा, 220 एम्पियर। इसमें करंट कितनी चलेगी, 220 एम्पियर। अब यहां से आप पावर निकाल सकते हैं ना, 220, इसका आप वर्ग करिए, गुणे R कितना है, R का मान है 1 ओम। देखिए दोस्तों इसका करेंगे वर्ग 220 का तो कितना आएगा, सबसे पहले तो 0 का वर्ग करेंगे तो डबल 0 आएगी, और 22 का वर्ग होता है 484, 484, है ना। ये हो गया गुणे 1। अब देखिए फाइनली कितना आ गया आपको, 48,400, इतना आ गया, है ना। देखिए ये किस में मान आया है, ये समांतर में, और ये वाली किस में आई है, ये सीरीज में। तो आप देखिए 48,400 आया है। ये क्या है, ये हीटर का दोस्तों क्षमता है, यानी कि हीटर को जब आपने समांतर क्रम में जोड़ा तो जो इसकी कैपेसिटी है वो कितना बढ़ गया, 10 गुना अधिक बढ़ गया, है ना। इससे कितना बढ़ गया, 10 गुना अधिक। 484 है, ये 484 का 10 गुना है ये, है ना। तो आपको अगर इसकी कैपेसिटी में, क्षमता में वृद्धि करना है तो आप हीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, है ना। क्योंकि सीरीज क्रम में जोड़ने से दोस्तों जो हीटर की क्षमता है वो काफी डाउन हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सीरीज में जोड़ेंगे कि पार्श्व क्रम में, तो आप जोड़ेंगे पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम का क्या मतलब होता है, समांतर क्रम। क्लियर, यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8।
एक विद्युत केतली को यदि 5 मिनट के लिए सिंगल फेज सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो वह 80 मिली जूल का कितना 80 मिली जूल का ऊर्जा खपत करा देती है 5 मिनट में, है ना। तो केतली की पावर रेटिंग कितनी होगी? अब ध्यान देना दोस्तों, पावर रेटिंग आपको ज्ञात करना है। देखिए E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है P गुणे T, है ना। ये सूत्र है दोस्तों। देखिए E क्या है? ऊर्जा है, विद्युत की एनर्जी है, P पावर और T समय। तो यहां से हम पावर निकालेंगे तो पावर बराबर क्या हो जाएगा? E गुणे T हो जाएगी ना, यही सूत्र तो बनेगी। अब इसी फॉर्मूला की मदद से हम ज्ञात करेंगे। देखिए पावर बराबर E, एनर्जी कितना दे रखा है इन्होंने? 80 और मिली का मतलब होता है दोस्तों 10 की घात -3 मिली जूल, और टाइम कितना है? 5 मिनट। ध्यान रखना जो 1 मिनट है ना, 1 मिनट में दोस्तों 3600 सेकेंड होते हैं। कितना? 3600 सेकेंड। आपको मिनट में नहीं सेकंड में ज्ञात करना है। तो आप 3600 को आप 5 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 3600 को जब आप 5 से गुणा करेंगे तो 36 पंचे 180, कितना हो जाएगा? 18,000 सेकेंड हो गया। अब इसको देखिए, ये 3 जीरो कट जाएंगे तो ये कट जाएगी 1000, कितना आ जाएगा? 80/18, है ना। अब इसको भाग दीजिए, क्या भाग जा रही है? भाग तो जाएगी नहीं, जाएगी भाग। कितने बार जाएगी दोस्तों? 18 चौक 72, 4 बार, है ना। 18 चौक 72 और बचेगा 8, भाग नहीं जाएगा तो फिर आप जीरो लगाएंगे, ये पॉइंट लगा दिया मैंने, फिर जीरो लगाएंगे, फिर 4 बार भाग देंगे, 18 चौक 72, फिर 18 चौक 72, इसी प्रकार से आता जाएगा, यानी कि 4.44 वाट। कितना होगा? 4.44 वाट। दोबारा सुनना, जो विद्युत की केतली है ये 5 मिनट में सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो 80 मिली जूल की ऊर्जा खपत करा देती है। केतली की पावर रेटिंग आपको ज्ञात करना है कि उस केतली है ना वो कितने वाट का है, कितने पावर का है। तो उसका जो वाट रेटिंग है वो दोस्तों 4.44 है। ध्यान दीजिए, आप चाहे प्रेस लीजिए, केतली लीजिए, हीटर लीजिए, इमर्सन रॉड लीजिए, चाहे कुछ भी लीजिए दोस्तों, और प्रतिरोध उनकी सबकी जो रेटिंग होती है ना वाट में होती है। किसमें? वाट में होती है। तो वही देखिए दोस्तों, वाट आ गया, 4.44 वाट का है ये आपका केतली, है ना, विद्युत केतली। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को आप शेयर करते रहें ताकि और भी विद्यार्थी इस क्लास का एंजॉय कर सकें। इस क्लास को दोस्तों एंजॉय करते हुए आपको हल करना है ना, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टेंशन को कर दीजिए बाय बाय और क्वेश्चनों को हल करना स्टार्ट कीजिए। ओम का नियम कहाँ लागू नहीं होता है? गजब का क्वेश्चन है। हमने तो देखा था दोस्तों कहाँ लागू होता है, लेकिन यह है कहाँ लागू नहीं होता है। देखिए ये इंसुलेटर में लागू नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में भी लागू नहीं होता है, डायोड में भी लागू नहीं होता है, केवल अधात्विक चालकों में भी लागू नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर होगा कि कहीं लागू नहीं होता है। तो फिर लागू कहाँ होता है दोस्तों? धैर्य बनाए रखिए। देखिए पैरामीटर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों लम्प्ड पैरामीटर। कौन सा? लम्प्ड। और दूसरी दो होती है ना, वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। देखिए ये जो आपकी लम्प्ड पैरामीटर है ना दोस्तों, ये लिखिए, ये कहाँ काम में आती है? ये डीसी परिपथों में डीसी परिपथों में होती है लम्प्ड पैरामीटर। और जो डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है ये पावर दोस्तों पारेषण लाइन में, जिसको वितरण लाइन कहते हैं, पावर पारेषण लाइन में होती है। तो देखिए जो हमारी इंडक्टर, कैपेसिटर और प्रतिरोध होती है, ये दोस्तों एक पैरामीटर्स है। क्या है ये? पैरामीटर्स। और लागू कहां पे होता है? प्रतिरोध, इंडक्टर और कंडक्टर में लागू होता है। ध्यान देना दोस्तों, ओम का नियम हमेशा क्या कहता है कि R बराबर V गुणे I। आप अगर करंट को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। अगर आप R को दोस्तों बढ़ाएंगे, देखिए R को अगर आप बढ़ाते हैं तो I भी बढ़ना चाहिए, अगर R को आप बढ़ाते हैं तो V भी बढ़ना चाहिए। यही तो कहता है ओम का नियम। ओम का नियम यही कहता है ना। अब देखिए सबसे पहले हम हीटर को, प्रतिरोध को देखते हैं। तो प्रतिरोध R बढ़ाते हैं तो V बढ़ता है, प्रतिरोध R बढ़ाते हैं तो I बढ़ता है, I बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ता है ना। ये ओम का नियम कहता है। लेकिन किस कंडीशन में? अगर तापमान में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन ना हो, भौतिक परिवर्तन ना हो, उस कंडीशन में, नहीं तो दोस्तों ये ओम का नियम भी लागू नहीं होगा। तो आप देखिए, आपने देख लिया प्रतिरोध किस प्रकार से ओम के नियम को फॉलो करता है। अब देखिए करंट, इसका डायग्राम देखिए दोस्तों, आलेख डायग्राम देखिए, किसका? इंडक्टर का। इंडक्टर में देखिए
इसका ये है वेक्टर डायग्राम। तो यहां पे है करंट और यहां पे है फ्लक्स। फ्लक्स क्यों? क्योंकि जो इंडक्टर होती है ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में करंट को स्टोर करती है। आपने करंट को बढ़ाया, कॉइल में फ्लक्स का मान बढ़ता गया, यानी कि ये जो फ्लक्स है ये किसके समानुपाती है? ये करंट के समानुपाती है। जिस प्रकार से ओम के नियम में आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, इसी प्रकार से इंडक्टर के केस में करंट को बढ़ाते हैं तो फ्लक्स का मान बढ़ता है। ये ओम के नियम का पालन किया? बिल्कुल किया। अगला देखिए, कैपेसिटर का वेक्टर डायग्राम देखिए। यहां पे है दोस्तों वोल्टेज, यहां पे है हमारी वोल्टेज और यहां पे है करंट। अब देखिए जो कैपेसिटर होती है ना, ये दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को विभव के रूप में स्टोर करती है, वोल्टेज के रूप में। तो आपने क्या किया? करंट के मान को बढ़ाया तो ये कैपेसिटर चार्ज स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे आपने करंट बढ़ाया, चार्ज स्टोर करना स्टार्ट कर दिया कैपेसिटर, यानी कि ये किसके समानुपाती है? वोल्टेज दोस्तों ये करंट के समानुपाती है। जिस प्रकार से ओम के नियम में करंट बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है, इसी प्रकार से देखिए कैपेसिटर में भी आप बढ़ा रहे हैं एक फैक्टर को तो दूसरा वाला फैक्टर अपने आप बढ़ रहा है। यानी कि इन तीनों को दोस्तों, मैंने बोला था ना ये तीनों ओम के नियम को मानते हैं, तो दोस्तों ये मानते हैं, ये एक्चुअल में, ये आपने देख लिया। लेकिन इनमें से दोस्तों किसी एक को पकड़ते हैं जो डायोड है, ये क्यों नहीं मानता है? ये रीजन देखते हैं। देखिए जो डायोड होती है ना दोस्तों, ये कितने प्रकार के होते हैं? पहला देखिए जर्मेनियम डायोड। जर्मेनियम डायोड, देखना ये जो डायोड लिखवा रहा हूं ना दोस्तों, ये बिल्कुल प्योर डायोड है। ये इनमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धियां नहीं मिलाई गई है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड। अब देखना दोस्तों, ये जो हमारी जर्मेनियम डायोड होती है इसकी वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन की 0.7 वोल्ट। ध्यान देना माय डियर, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों नहीं फॉलो करते हैं। इसका भी एक वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। यहां से देखिए, यहां पे है करंट, यहां पे है वोल्टेज, किसका? डायोड का। हम जर्मेनियम की कंडीशन में ले रहे हैं, ये जर्मेनियम वाली डायोड है। हम इसके करंट को बढ़ाते हैं, हम करंट को बढ़ाए, लेकिन दोस्तों इसने क्या किया कि इसने दोस्तों नहीं बढ़ा, यहां तक नहीं बढ़ा। किस पॉइंट तक ये नहीं बढ़ेगा? 0.3 वोल्टेज तक नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर आपने मान लिया इस वोल्टेज, इसमें वोल्टेज कितना दिया? 12 वोल्ट दिया एक जर्मेनियम डायोड में, तो ये क्या करेगा? पहले 12 वोल्ट में से 0.3 वोल्टेज को ये ड्रॉप करा देगा, इसके बाद ये बढ़ेगा। तो ये फाइनली कितना बचेगा? 11.07 वोल्ट, यानी कि केवल 11.07 वोल्ट। 0.3 वोल्ट को ड्रॉप कराएगा, यहां से लेकर यहां तक दोस्तों ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। 0.3 वोल्टेज को ड्रॉप कराने के बाद फिर ये अचानक बढ़ेगी। इसी प्रकार से अगर आपने सिलिकॉन का लिया है तो सिलिकॉन में दोस्तों यहां तक, यानी कि 0.7 वोल्टेज को ड्रॉप कराएगा, यहां तक ये कोई रिस्पांस नहीं देगा, कोई नहीं देगा, फिर यहां अचानक से बढ़ेगी। तो इस प्रकार से वेक्टर डायग्राम होता है, ये होता है डायोड का। इसीलिए दोस्तों चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, इंसुलेटर हो या अधात्विक हो, ये कोई भी दोस्तों ओम के नियम को नहीं मानते हैं, केवल मानते हैं ये पैरामीटर्स रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने डटकर मुकाबला किया 9 प्रश्नों का। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? किसी सीरीज परिपथ में लोड करंट को गति करने के लिए कितने रास्ते प्रदान किए जाते हैं? यह आपको 1 नंबर एग्जाम में दिला सकता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि एक सीरीज परिपथ है ना, और लोड करंट को गति करने के लिए कितने रास्ते प्रदान होते हैं। आप दोस्तों एक लैंप का उदाहरण मान लीजिए कि ये एक लैंप है, ये क्या है? एक लैंप। 3 लैंप है हमारे पास, हम इनको सीरीज में जोड़ देते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ। आप देखिए इसमें जो करंट चलेगा ना, इस करंट दोस्तों जो आई चल रही है, इसके लिए कितने रास्ते हैं? एक ही रास्ते हैं। पहले वाला लैंप में जाएगी, फिर दूसरे वाले पे, फिर तीसरे वाले पे। इस प्रकार से गति करता हुआ दोस्तों ये अपने सर्किट को कंप्लीट करेगी और ऐसे गति करती रहेगी। एक ही रास्ते इसको मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी लैंप को अगर आप समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो दोस्तों क्या फर्क पड़ता है? अभी सामने आ जाएगी। देखिए इसको 220 वोल्ट की सप्लाई दे दिए, 220 वोल्ट की। अब इसमें से जो लोड करंट चलेगी ना IL, इसको कितने रास्ते मिलेंगे? देखना यहां तक तो आएगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, करंट यहां तक आई। यहां से इसको 3 ब्रांच मिलेगा, लैंप,
L1 के लिए, L2 के लिए और L3 के लिए 3 रास्ते मिले। इसमें करंट चलेगी I1, इस पे चलेगी I2, इस पे चलेगी I3। तो कितने रास्ते मिल गए इसको 3 रास्ते मिल गए। तो देखना जो समांतर परिपथ होते हैं ना दोस्तों, समांतर में कितने रास्ते हो गए? 3 रास्ते। और ये देखिए सीरीज क्रम में इसको केवल और केवल दोस्तों एक रास्ते ही मिले हैं, है ना, केवल सिंगल रास्ते। चाहे परिपथ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, रास्ता एक ही होगा। इसके जगह पे आप 50 लैंप लगा दीजिए फिर भी रास्ता एक ही होगा, 10,000 लैंप लगा दीजिए फिर भी रास्ता एक ही होगा। इसलिए दोस्तों सीरीज परिपथ में लोड करंट को गति करने के लिए ना रास्ते जो है केवल एक ही रास्ते होते हैं। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये दोस्तों क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। और ये क्लास भी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए ये क्लास कैसी लगी आपको। दोस्तों जिस कॉन्सेप्ट के साथ आपने इस क्लास को देखा है ना दोस्तों, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और आपको जरूर मजा आया होगा दोस्तों इस क्लास को देखने के बाद। उम्मीद है क्योंकि जो मेरी मेहनत है दोस्तों ये बेकार नहीं जाएगी। ये मुझे आप पे भरोसा है ना। आप जिस तरह से मेरे पे भरोसा करते हैं मुझे भी दोस्तों बहुत आप पे भरोसा है। और इसी भरोसा पे तो मैं सुबह 7 बजे दोस्तों पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने खड़ा हो जाता हूं। तो चलिए दोस्तों कल हम फिर एक नए क्वेश्चन और एक नए जज्बे के साथ आपके सामने मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।